डियर स्टूडेंट, मैं रितेश सिंह ट्विटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नीट 2023 के फिजिक्स पेपर का डिस्कशन करेंगे जो सेट है E4। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज्ड पाइप हैविंग द सेम लेंथ इज। अब देखो, जो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आप F1 और ये होती है V/2L अगर उसकी लेंथ L है तो, और क्लोज्ड पाइप अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है F2 और ये होगी V/4L। अब उनका रेशियो देख पूछा जा रहा है तो F1/F2 इक्वल टू V/2L डिवाइडेड बाई V/4L। जब सॉल्व कर लोगे तो 2/1, तो F1:F2 क्या हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। अब देख, ये आपका ग्राउंड स्टेट है n=1 और यहां पर मिलता है लाइमन सीरीज। ये आपका n=2, यहां पर आपका मिलेगा बामर सीरीज। ये आपका मिलता है n=3 पे क्वेश्चन सीरीज, और यहां पर आपको मिलेगा n=4 पर ब्रैकेट सीरीज। ठीक है। अब बेटा, जब आपका एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपको वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर चाहिए आपको बामर सीरीज में, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आने चाहिए, n=इनफाइनाइट से सेकेंड में आया होगा तभी मिलेगा। तो यहां से जब ट्रांजिशन होगा तो लेमडा की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/λ=r। कहां पर आया है 2 पे तो 1/2 का स्क्वायर 4। कहां से आया है इनफाइनाइट से, तो उसकी वैल्यू 1/∞ का स्क्वायर ऐसे। तो ये हो जाएगा r/4। तो मान लो कि इसके लिए लेमडा है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज का, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगा जब वो n से कहां आएगा 4 में आएगा। तो मान लो उसको हम लेमडा डैश बोल देते हैं, तो लेमडा डैश इक्वल टू r 1/, अब कहां पे आया है 4 पे, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस कहां से इनफाइनाइट से, तो वही वाली वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा r/16। और जब सॉल्व कर लेंगे लेमडा डैश अपॉन लेमडा कर लेंगे तो लेमडा डैश इक्वल टू आपको दिख रहा है 4 लेमडा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 लेमडा। हर क्वेश्चन, इन एन AC सोर्स, an AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। तो अब देखो, कैपेसिटर को AC से कनेक्ट किया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, ये होता है 1/ωc, मतलब 2π लिख देते हैं ωc, या 1/2πfc। अब बेटा, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो XC इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो आपके सर्किट की जो करंट होगी वो डिक्रीज करेगी। इतनी चीज तो हम लोगों ने सीख ली। अब क्या ऑप्शन देखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, ये तो पहला गलत हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जा रहा है इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन, ये भी आपका गलत है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। अब भाई कैपेसिटर है, वहां पर उसके प्लेट्स के बीच में वेरिएबल आपकी सप्लाई है, AC सप्लाई है, तो वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। जो कंडक्शन करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो अब अगर मान लो कि ये जो करंट हम निकाले हैं ये कंडक्शन करंट है आपकी, जनरली जो करंट है कंडक्शन करंट, ये बराबर होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट करंट के। और जब डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर, तो कंडक्शन करंट अगर डिक्रीज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिक्रीज करेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा
The temperature of the gas is minus 50 degrees Celsius. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times. 3 times RMS speed increase होनी है. तो हमें मालूम है कि VRMS is proportional to under root of temperature. ठीक है. तो अगर अभी इसकी RMS स्पीड, अगर VRMS, इसकी RMS स्पीड मान लो V है, और कब T टेम्परेचर पे, तो उसकी RMS स्पीड 3 गुना बढ़ जाना है. मतलब अब कितना हो जाए, 4 VRMS हो जाए. तो उस केस मान लो ये टेम्परेचर आपका T1 है और जो नया वाला आपका होगा वो VRMS, 4 VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T2. तो अगर हम देखेंगे यहां से तो 1/4 इक्वल टू अंडर रूट T1/T2. ठीक है. अब उसको सॉल्व कर लेंगे, रूट हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास T2 इक्वल टू 4 T1. अब बेटा जो T1 दिया है -50 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो बात हम करते हैं सब केल्विन में करते हैं, तो हमें T2 कैलकुलेट करना है. तो T2 इक्वल टू 4 इंटू T1 क्या है, -50 प्लस 273 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 16 होगा. ये 16, यहां पर भी ये 16 होगा. ठीक. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3565 केल्विन. अब देखो 3565 केल्विन तो हमारा कोई आंसर ही नहीं है, लेकिन अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो -273 अगर कर दें तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस. 3295 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सेकेंड. फिफ्थ क्वेश्चन, द वेक्टरीमीटर वर्क्स ऑन हाइगेन्स प्रिंसिपल. हो ही नहीं सकता, लाइट के लिए वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल उसी पर बेस्ड होता है. प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं. तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन. प्रिंसिपल ये बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज. अब देखो जब भी कोई भी पार्टिकल किसी सर्कल पे ऐसे मूव कर रहा है यहां पर, तो इसकी जितनी भी चीजें हैं, इसका जो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग इधर या फिर इधर इसका थीटा होगा. इसका आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सब कुछ इस लाइन के अलोंग या इस लाइन के अलोंग, ये सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं. तो आपका क्या है ये, along the radius away from the center नहीं, along the radius towards the center नहीं, along the tangent नहीं, along the axis of rotation, fourth option. The magnitude and the direction of current in the following circuit is. अब देखो यहां पर बेटा क्या है आपका, ये एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास 5 वोल्ट का. तो नेट अगर हम इसको देखें तो इसका डायग्राम इस तरह का बन जाएगा कुछ, और सारे के सारे जितने रेजिस्टेंस हैं 2, 1 और 7 एक सीरीज में होंगे ये. तो ये मान लो 2 और 1 3 और 7 10. तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी. ये ए है, ये बी है, और यही रास्ता आपका ई वाला ही है, और ये सी और ये डी. तो यहां पर अगर देखोगे तो करंट आ जाएगी, वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, लेस जो इक्विवेलेंट 5 वोल्ट अपॉन 10 ओम. तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 0.5 एम्पियर. और देख लो 0.5 एम्पियर आपका आंसर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई. तो आपका सेकेंड ऑप्शन ये हो जाएगा. क्वेश्चन, a football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is. अब देखो एक फुटबॉल प्लेयर है ऐसे, इस तरीके से, ये आपका नॉर्थ
ये है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक, अब देखिए फुटबॉल प्लेयर किधर जा रहा है, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथ, इस डायरेक्शन में फुटबॉल प्लेयर आ रहा है ऐसे, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, सडनली वो ईस्टवर्ड इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। ठीक है, with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is, अब इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि भाई जब ये इधर आ रहा है और वो एकाएक साउथ से ईस्ट की तरफ चला गया, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन के मोशन को रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स जरूर लगा होगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ की तरफ। साउथ के इस फोर्स को नॉर्थ का ही ये फोर्स तो बैलेंस करेगा। अगर कोई एक फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगा होगा तभी साउथ के फोर्स को इक्वल बैलेंस करेगा। अब ये साउथ के डायरेक्शन से रुक के वो जा रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई ना कोई उसको फोर्स लगा रहा होगा, तभी वो इधर जाएगा। तो एक डायरेक्शन में फोर्स तो इधर लगा जिससे साउथ को बैलेंस किया जाएगा, और एक फोर्स और लगा जो ईस्ट डायरेक्शन में उसको ले जा रहा होगा, वो कुछ और नहीं है भाई, पैरों का फ्रिक्शन ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर देखें तो ये दो फोर्स लग रहे हैं जो इसके फाइनल मोशन को, मतलब इनिशियल मोशन को फाइनल मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन दोनों का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो वो ये होगा, और ये आप देखो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर इसको आपको फोर्स की बात अगर करनी है तो फोर्स की बात को ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। मान लो डेल्टा टी टाइम में इसका मोमेंटम चेंज हुआ, पहले अगर इसका मास, उस फुटबॉलर का मास जो है, फुटबॉल प्लेयर का मास अगर m है और इसकी इधर वेलोसिटी v है, तो इसका mv इस डायरेक्शन में, इसके बाद तो फिर वो उस डायरेक्शन से चेंज होके ईस्ट में चला गया, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, डिवाइड बाय टाइम कर ले, तो चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगा, तब भी आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि इस वाले को देखोगे तो ये माइनस जे डायरेक्शन में, ये वाला देखोगे तो प्लस आई डायरेक्शन में, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करोगे तो प्लस आई प्लस जे के फॉर्म में आएगा, और प्लस आई प्लस जे मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी इसकी u है और ये होता है स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू 2 है तो 1/2 इंटू के और 2 का स्क्वायर, और मान लो u डैश हो गया जब 8 सेंटीमीटर है तो 1/2 के 8 का स्क्वायर अगर हम देख लें तो ये हो जाएगा 1/2 के 8 का स्क्वायर आप करना है 64, और यहां पर अगर 2 का स्क्वायर करना है तो 1/2 के 4। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो u डैश अपॉन u करेंगे तो ये हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के 1/2 के कैंसिल, 64/4 आ जाएगा, और 16 u डैश अपॉन u है ये। तो यहां से अगर हम देखें तो u डैश की वैल्यू 16 u आ जाएगी और आपका आंसर 4 हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, a vehicle travels half the distance with a speed v and the remaining distance with a speed 2v, its average speed। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आपका जो v एवरेज अगर हाफ डिस्टेंस को, मतलब हाफ इंटरवल को आप अलग अलग स्पीड v1 और v2 से ट्रेवल करते हो, तो v एवरेज इक्वल टू था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, ये फॉर्मूला था आपका। बस अब देखो आपका पहली स्पीड जो है, पहले हाफ इंटरवल की स्पीड क्या है, v है, तो 2 इंटू ये v, और दूसरे की स्पीड क्या है 2v है, डिवाइडेड बाई v प्लस 2v। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन vv, तो ये हो जाएगा 4v/3, 4v/3। थर्ड ऑप्शन 11वां, two bodies of mass m and 3m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies when the gravitational field equals 0 will be। तो मान लो कि आपका एक मास ये है और एक मास ये है,
ये m है, ये 9m है, इनको ऐसे कनेक्ट करने वाली एक लाइन के बीच का डिस्टेंस r है। मान लो कि यहां से x डिस्टेंस चलने पर यहां पर इलेक्ट्रिक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रही है, ठीक है, तो उसकी कंडीशन बना दे। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस r थी तो ये क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी ये डिस्टेंस। इस पॉइंट पर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो भाई दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर इक्वल होगी। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात की जाए m मास की तो इधर होगी और 3m मास की इधर होगी, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे 0, कंडीशन बना देते हैं और वो हो जाएगा g स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू g 9m अपॉन r प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर। जब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी r/4। इसका मतलब यहां से r/4 डिस्टेंस जाने पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम हो गया कि r/4 पे है 0, तो हम वहां पे पोटेंशियल देख लें। इस वाले मास की वजह से पोटेंशियल v इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस gm अपॉन r/4। तो r/4 करेंगे तो यहां पे 4 आ जाएगा और माइनस g 9m अपॉन 3r/4, तो 4 यहां आ जाएगा। जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो माइनस 16gm अपॉन r आ जाएगा, कॉमन लेके सॉल्व कर लेना इसे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस 16gm/r। ऑप्शन नंबर थर्ड। A full wave rectifier circuit consists of the PN junction diode, two PN junction diode, a center transformer, capacitor, and a load resistor. Which of these components removes the ripple from the rectifier circuit? ये तो प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है। ये आपको मालूम है कि जब आप सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हो तो आउटपुट में जनरली हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन वहां पर आपका जो आउटपुट मिलता है वो इस तरह का आउटपुट मिलता है और इसमें ढेर सारा रिपल होता है। रिपल मतलब यही वाली जो आपके बीच में है, देखो वेरिएबल आपकी एक डी सप्लाई मिल रही है ना, ये यहां पर यूनिडायरेक्शनल तो हो गया, लेकिन आपका यहां पर देखो ये वैल्यूज वेरिएबल आपको दिख रही है। डीसी कंप्लीट डीसी नहीं है, वेरिएबल डीसी है। तो इस वेरिएबल डीसी को हम एक कांस्टेंट डीसी में ऐसे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा जो इनके रिपल को रोके, और कैपेसिटर ही हम लगाते हैं उसके पैरेलल में, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ही रिपल को स्टॉप करता है। 13 In a plane perpendicular electromagnetic wave traveling in a free space, electric field component oscillates sinusoidally at a frequency this and the amplitude this. इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आपका E इक्वल टू CB होता है, तो B इक्वल टू E/C। E की वैल्यू है 48 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, और सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। और अगर हम इसको 1.6 इंटू देखें तो ये वैल्यू हमने कम कर दी, तो उसको बढ़ा दो 10 की पावर -7 टेस्ला। 1.6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ऑप्शन नंबर 3। 14 The minimum wavelength for X-ray produced by an electron accelerated through a potential difference of V volt is proportional to। तो आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन को आपने पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट किया तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो EV होगी, और वो एनर्जी हमारे पास एक्सरे को मिल रही है तो वो क्या होगा, hc/λ के बराबर, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन EV, और देखो इसका मतलब है कि लैम्डा आपका प्रोपोर्शनल है 1/V। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। 15 The error in the measurement which arises due to unpredictable fluctuations in the temperature and the voltage supply are। अब देखो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस है, ये हमारे बस की बात नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आया, वो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस है तो रैंडम एरर ही होगा वो। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 रैंडम एरर। 25 The magnetic energy stored in an
15 of 16. The magnetic energy is stored in an inductor of inductance 4 microhenry carrying a current of 2 ampere. तो stored energy का फॉर्मूला U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो 1/2 इंटू एल है 4 इंटू 10 की पावर माइक्रो है, 6 इंटू आई क्या है 2 का स्क्वायर। जब सॉल्व कर लेंगे तो देख लो कितना आ जा रहा है 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -6। तो इसको हम बोल सकते हैं 8 माइक्रोजूल, 8 माइक्रोजूल। आपका आंसर आ जाएगा वो 8 माइक्रोजूल। ठीक, अगला सवाल 17th। A metal wire has mass 0.4 plus minus 0.002 gram, radius 0.3 plus minus 001 millimeter, and the length 5 plus minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of density will be. अब देखो मेटल वायर है, वायर जनरली सिलेंड्रिकल होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वायर का जो वॉल्यूम होगा मास वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। बस आपको यहां पर ये भी देखने की जरूरत नहीं कि किसकी कौन सी यूनिट है, ये ग्राम में है, ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो डेल्टा आर बाई आर रेशियो ही है ना। आप उसको यूनिट चेंज करने का क्या मतलब है, डेल्टा एम बाई एम ये भी तो रेशियो ही है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एम की वैल्यू 0.002 अपॉन एम की वैल्यू आपकी क्या है 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल क्या हो जाएगा 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी, पहली वाली ये वैल्यू जो आपको सॉल्व करने पर आएगी, इसको देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2/0.4, अब 0.2/0.4 करेंगे तो 2/4 मतलब 0.5 आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1/0.3, 0.1/0.3 मतलब 1/3 इंटू 2 करेंगे तो ये 2/3, और 2/3 की वैल्यू होती है 0.66, प्लस इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, 2/5 की वैल्यू 0.4। जब सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1.6, देखो 5 और 4 9, तो 0.9 और 6 15.6 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.56, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, और 1.56 नियरली किसके बराबर होगा, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये हो जाएगा 1.6%। 18th, the work function of cesium, potassium and sodium are 2.14 electron volt, 2.30 electron volt, 2.75 electron volt respectively. If the incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20 electron volt, which of the following photosensitive surface may emits photoelectron? अब देखो जो हमारे पास एनर्जी है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो एनर्जी है आपकी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब वर्क फंक्शन जिसका इससे कम होगा वही केवल एमिट कर सकता है, तो केवल और केवल सीजियम का वर्क फंक्शन आपका 2.14 है, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, तो केवल और केवल आंसर हो जाएगा सीजियम ओनली। 18, let a wire is suspended from the ceiling rigid support and the stressed by a weight W attached to its free end. The longitudinal stress at any point of cross-sectional area A
अब तो वायर, भाई देखो ऐसे वायर लटका हुआ है यहाँ पे और आपने यहाँ पर एक वेट लटका दिया जिसका वेट है W, तो जाहिर सी बात है कि जो उस पर स्ट्रेस होगा वो W बाई ए, स्ट्रेस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो W बाई ए। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड 20। A 20 volt, a 12 volt, 60 watt lamp is connected to a secondary of the step down transformer। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये इसकी पावर है। तो पावर और ट्रांसफार्मर भी बोला गया है कि आइडियल है। आइडियल ट्रांसफार्मर जो है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होगा, तो हम इसको लिखेंगे इनपुट पावर आपका ये ऐसे लिखते हैं इसको हम, पावर इसका P जो है वो 60 वॉट है और ये बराबर होगा इन प्राइमरी की करंट और प्राइमरी की वोल्टेज के मल्टीप्लीकेशन के, ये बराबर होगा सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी के करंट के मल्टीप्लीकेशन के। तो आपको प्राइमरी की करंट पूछी गई है, प्राइमरी का वोल्टेज भी दिया गया है, तो आपकी प्राइमरी करंट I1 इक्वल टू P अपॉन E1। E1 वही वोल्टेज की बात कर रहा है, E1 यहां पर EMF की बात की जा रही है, तो P है 60 अपॉन 220। सॉल्व कर लेंगे तो 60 अपॉन 220 देख लेते हैं, 60 डिवाइड बाई 220 0.27 आ रहा है, तो आपका ये 0.27 एम्पियर, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन, अब देखो E डॉट ds अगर 0 है इसका मतलब यह है कि वहां पर फ्लक्स नहीं है, और फ्लक्स ना हो है, अगर किसी क्लोज सरफेस में फ्लक्स नहीं पास हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है। अब इसको देखो, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल द नंबर ऑफ द फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। जाहिर सी बात है कि अगर यहां पे चार्ज है तो यहां से ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो कितनी लाइंस अंदर गई उतनी लाइंस बाहर निकलेंगी, तो ये तो आपका आंसर सही है, पहला ऑप्शन ही आपको सही मिल गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ऐसा नहीं है। ऑल द चार्जेज मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, अगर सारे चार्जेज इनसाइड द सरफेस होंगे तो वो सारे के सारे फ्लक्स पॉजिटिव में ही होंगे, बाहर निकलते हुए दिखेंगे, तो फ्लक्स आपका जीरो भी नहीं होगा, E डॉट ds जीरो नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है। देखो मैंने एक केस जो बनाया ये यहां पर अलग है, यहां इस तरह से अलग है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट 22। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r about its own axis to the radius of the gyration of the thin hollow sphere of the same mass and the radius about its axis। तो आपको मालूम है कि मोमेंट ऑफ ये इनर्शिया का रिलेशन जो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन से के स्क्वायर, तो के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम होगा, ठीक है। अब सबसे पहले बोला जा रहा है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आपका रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो K1 है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट I1, मास सेम है तो I1 अपॉन एम, और K2 जो हो जाएगा अंडर रूट हॉलो है तो I2 अपॉन एम। तो अगर हम यहां से रेशियो देख लें K1 बाई K2 इक्वल टू अंडर रूट I1 अपॉन I2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, अंडर रूट 2 बाई 5, और ये है m, तो m कैंसिल, चलो लिख लेते हैं m r स्क्वायर, और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा 2 बाई 3 m r स्क्वायर। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 बाई 5 इसका आंसर आएगा। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने आंसर में रूट नहीं लगाया है, तो ये सवाल अब पूछना वो चाह रहे थे वो इनका रेशियो, लेकिन वहां पर आंसर में कोई रूट लगा नहीं है, तो ये सवाल जहां तक उम्मीद है कि बोनस में जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो वैसे अगर हम रूट ना लगा हुआ है तो देखें तो आंसर तो फर्स्ट है, लेकिन ये आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है, रूट के साथ आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल आपको बोनस में मिलेगा। 23। A Carnot engine has the efficiency of 50% when its source is at a temperature 327 degrees Celsius. Then the temperature of the sink.
एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2 बाई T1 आपका जो सिंक का टेम्परेचर और T1 आपका सोर्स का टेम्परेचर। और सारी चीजें आपको देखो यहां पर जो वैल्यूज आपको करनी होंगी वो केल्विन में ही करनी होंगी। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, 27 डिग्री सेल्सियस है तो 327 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कर देंगे तो प्लस 273 इक्वल कर देंगे 600 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू आपकी 600 हो गई और एफिशिएंसी की वैल्यू 50% है तो 1/2। जब यहां से सॉल्व कर लेंगे तो T2 अपॉन 600 इक्वल टू ये वाला इधर ले गए तो ये इधर 1 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 1/2। तो यहां से हम अगर T2 देखें तो 300 केल्विन और 300 केल्विन में कोई आंसर नहीं तो T2 केल्विन से उसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 24। इन द गिवन below are the two statements. Statement 1, photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity। सही है, फोटोवोल्टिक्स जो डिवाइसेज होती हैं वो ये ऑप्टिकल ये लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। स्टेटमेंट 2, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। भी सही है, ब्रेकडाउन रीजन में ही जेनर डायोड को डिजाइन किया जाता है कि ब्रेकडाउन रीजन में वो जाए। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट आपके हैं, एक स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो क्या होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 24। फॉर ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, if the screen is moved away from the plane of the slit, angular separation of the fringe remains constant। अब देखो यहां पर बात कर रहा है एंगुलर सेपरेशन की, फ्रिंज विथ उस तरह से नहीं है, एंगुलर सेपरेशन की बात कर रहा है और ये एंगुलर सेपरेशन लैम्डा बाई स्मॉल डी जो फ्रिंज जो स्लिट्स के बीच का जो गैप होता है उसके ऊपर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, अगर आपने स्क्रीन को स्लिट के प्लेन से दूर कर दिया, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। जाहिर सी बात है कि उनके बीच का जो सेपरेशन कैपिटल डी है उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ बड़ा है, जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस। तो यहां पे डिक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है तो ये तो गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, a bullet is fired from the gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by, तो आप देखो maximum height attained by h इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब देखो यहां पर g के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि g की वैल्यू लेनी क्या है हमें, तो हम लोग g की वैल्यू अभी हम 10 मान के काम करते हैं। अब देखो u की वैल्यू क्या है 280, तो 280 इंटू 280 साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी सॉल्व करने पर 980 मीटर। लेकिन यहां पर हमने जी की वैल्यू क्या ली है 10, अगर हम इसको 9.8 लेंगे तो ये वैल्यू और बढ़ेगी। देखो 980 तो कोई इसका आंसर है नहीं, आपके पास आंसर क्या है 2800 मीटर, 2000 मीटर, 1000 मीटर। और ये अब आप 9.8 आप देख लो कि थोड़ा सा आपने इसकी वैल्यू को मतलब नीचे वाली वैल्यू को कम किया तो टोटल वैल्यू आपकी बढ़ेगी। और 980 से 1000 में 20 का डिफरेंस है, तो 0.2 का जो डिफरेंस यहां पर हम लोग यूज करके लेके चल रहे थे उससे ये चीजें मिल जाएंगी। तो आपका आंसर थर्ड होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड इज इतना। अब देखो इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, इन्होंने ऐसे लिखा है 22,000
±5% का टॉलरेंस इन्होंने लिखा हुआ है। ऐसे ये लिखा नहीं जाता, ऐसे इसको पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, उसके बाद 10 की पावर में लिखते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर 3 ±5%, ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो अब देखिए जब ऐसे लिख रहे हैं तो यहां पर आपका क्या है, याद करो, BROY, इतना ही लिखोगे तो काम चल जाएगा। 0 1 2 3 4 ऐसे। तो पहला डिजिट और ये देते हैं आपके पास। देखो यहां पर 10 की पावर 3 है, 3 कहां पर है, ये ऑरेंज पर है ये, तो इसका कलर कोड क्या हो जाएगा, ऑरेंज। 27 28, if the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by. अब देखो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि इधर कोई करंट नहीं जा रही है, पूरी करंट ऐसे चल रही है, ठीक है। अब करंट नहीं जा रही है, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपके पास यहां पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इनके बीच का वोल्टेज का डिफरेंस तो 2 वोल्ट है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 4। अब 2 वोल्ट का डिफरेंस है, अगर हमने इसको 0 वोल्ट मान लिया तो ये पॉइंट आपका कितना होगा, 8 वोल्ट। अब जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही करंट इसमें जाएगी, तो यहां की करंट की वैल्यू क्या होगी, इस वाले में करंट की वैल्यू 10 - 8, ये 2 वोल्ट, यहां पर ये वैल्यू बेटा 2 वोल्ट होगी, ये 2 वोल्ट, ठीक है। तो आपके जो करंट की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, I इक्वल टू हो जाएगा 8/400, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पे 10 है, यहाँ 2 है, तो डिफरेंस कितना होगा, 8। तो इस 400 ओम में जो करंट आएगी 8/400, और यही करंट इसमें भी जानी चाहिए R ओम के रेजिस्टेंस में, तो ये क्या हो जाएगा 2/R के बराबर। यहां से सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 100 ओम। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 29। An electric dipole is placed in an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 की power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque about or equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of the charge on the dipole if the dipole length is this. तो देखो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टॉर्क का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या था, P क्रॉस E ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो PE साइन थीटा, और P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू D इंटू E साइन थीटा। तो भाई Q इक्वल टू टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, DE साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड है कितना, 4 न्यूटन, और D की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और E कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 1/2। तो सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो देखो, यहां पर तो 2 और 2 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और केवल 2 ऊपर जाएगा। ये वैल्यू देखो, ये 2 और ये 2 तो इस 4 से कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, अपॉन में क्या होगा, ये 5 है, और यहां पर आपके पास 10 की पावर 5 और ये -2, और ये तो यहां पे ऊपर जाएगा इंटू 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 इक्वल टू 2 मिली कूलम। आंसर हो जाएगा 2 मिली कूलम। 30, The net magnetic flux through any closed surface, किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये वैल्यू 0 होती है, ये तो मैग्नेटिक मैटर का बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन दे दिया। 31, The half life of the radioactive substance is 20 minutes. In how much time the activity of the substance dropped to 1/16 of its initial value? अगर इसकी इनिशियल वैल्यू की एक्टिविटी, आपकी इनिशियल एक्टिविटी A0 है,
तो एक टी हाफ टाइम के बाद, 1 टी हाफ टाइम के बाद ये इसकी वैल्यू हो जाएगी A0/2। अगले टी हाफ टाइम के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी A0/4। अगले टी हाफ टाइम के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी A0/8 और अगले टी हाफ टाइम के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी A0/। तो आप देखो 1 2 3 4 4 टी हाफ टाइम्स यूज हो रहे हैं। एक टी हाफ टाइम आपका 20 मिनट का है, तो 4 टी हाफ टाइम आपके 31 32। The light travels a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in the above denser medium. What is the critical angle for this medium? इसके लिए critical angle, तो क्रिटिकल एंगल आप याद करो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μ। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का पता होना चाहिए, तभी हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम या उसमें देखते हैं एयर, c इक्वल टू, अब देखो t1 टाइम में x डिस्टेंस चल रहा है तो स्पीड इक्वल टू x/t1 और v क्या होगा, एंड 10x इन टाइम t2, तो वहां पर क्या करेंगे 10x/t2। तो अब देख लो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा c/v, तो x/t1 डिवाइडेड बाई 10x/t2। तो ये हो जाएगा आपका, ये x से x तो कैंसिल, ये हो जाएगा t2/10 t1। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, 1/μ मतलब 10 t1/t2। और आप देख लीजिए आंसर क्या है, साइन इनवर्स 10 t1/t2, 10 t1/t2, ये आपका t2 होना चाहिए, 10 t1/t2। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। 33। In a series RLC circuit, the inductance is 4 millihenry, capacitance is 1 microfarad and resistance R is 100 ohm. The frequency at which the resonance occurs, simple सा formula, resonance frequency 1/2 pi under root LC, 1/2 pi 3.14 और अंडर रूट LC, L की वैल्यू 10 मिली हेनरी है ना, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो यहां पर ये जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा क्या 1 ये 6.28 और ये आ जाएगा, देखो यहां पर 10 की पावर -2 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -8 रूट में है, रूट से बाहर आएगा तो 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 4 ऐसे आ जाएगा। अब 6.28 अपॉन में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10/6.28 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 मतलब किलो में हम इसकी बात कर सकते हैं, और 10 में 6.28 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी ही होनी है। इसका मतलब अब देख लो किलो हर्ट्ज में ऐसी वैल्यू जो आपकी 1 से 2 के बीच में मिडिल में आ रही है तो 1.59 किलो हर्ट्ज ही आ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। 34। The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 cm from a soap solution is nearly the surface tension of the soap solution is, यहां बेटा टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, आंसर ये वाले जो हैं इनके, ये पहला वाला जो इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन था उसी का आंसर यहां पर लिख गया, देखो यही वाला आंसर यहां आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 2 सेंटीमीटर का आपका रेडियस का सोप बबल है तो आपकी जो एनर्जी होती है वो याद करिए, एनर्जी E इक्वल टू 2S सरफेस टेंशन इंटू A, ठीक है। तो अब बेटा सब कुछ दिया गया है तो E इक्वल टू 2 इंटू S की वैल्यू 0.03 इंटू A क्या है रेडियस, सोप बबल का आपका 2 है तो रेडियस एरिया क्या होता है,
एक सोप सोल्यूशन आपका स्फेरिकल होगा तो उसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू आर, आर क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आप देख लेना, इसको सॉल्व करके ने इसको सॉल्व किया है तो ये वैल्यू जो आ रही है तो 3.01 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल आ रही है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू इतनी आएगी और यही इसका आंसर भी दिया गया है। अब वो कौन सा आंसर है, क्योंकि अब यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको आप देख लेना, इसका जो भी आंसर होगा आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, 35 द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 3 और 3 के पैरेलल में लगे हैं तो उस केस में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उन दोनों का तो 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा, और 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड सीरीज में लगे हैं तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इक्वल टू 18/9 2 माइक्रो। आपका आंसर हो जाएगा 2 माइक्रो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ देर में सेक्शन जो बी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अब चलिए बेटा, अब अगला सेक्शन जो सेक्शन बी था उनके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो कि आपके पास ये आपका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आर नॉट बोल दो, आर नॉट की वैल्यू है 2 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस और आर इक्वल टू 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर, और आर नॉट की वैल्यू 2 है और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 80 का है। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है ये, और ये आ जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 6.8 के। तो 1 प्लस इतना क्या हो जाएगा 3.4, और अल्फा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो 2.4, अल्फा कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 80, और ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.03, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलो 37, द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर विल बी। अब देखो इस फिगर में आपको नेट इंपीडेंस की बात कर रहा है, तो पहले आपको दिख रहा है कि भाई इसका रेजिस्टेंस आर कितना है 10 ओम। हम इसका एक्सएल निकालें, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, और आप फ्रीक्वेंसी दी गई है इस क्वेश्चन में देखिए 50 हर्ट्ज, तो आप यहां पर क्या करोगे 2 पाई इंटू 50 इंटू एल क्या है 50 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 50 और 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2500, 2500 गुणे 2 5000, तो 5000 आ जाएगा। और साथ में आपको एल देखो दिया है मिली हेनरी में, एल की वैल्यू आपकी मिली हेनरी में है, तो इंटू 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल 5 ओम। एक्सएल, एक्सी क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ देखो क्या है 50 है ये, और सी की वैल्यू क्या है बेटा 10 की पावर 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये 50 गुणे 2 100, 10 की पावर 4 है, और यहां पर माइक्रोफैरड में है तो इंटू 10 की पावर माइनस 6 भी होगा। ये आपको 10 की पावर माइनस 6 भी होना है। तो ये पूरी वैल्यू देखो, ये 50 और 200,
100, 10 की पावर 5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -1 नीचे होगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 ओम हो जाएगा। अब देखो एक्सएल मालूम हो गया, एक्सी मालूम हो गया, आर पता है, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, 5 माइनस 10 करेंगे तो वही 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 100 का 5, ये 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट 125, और ये हो जाएगा 5 रूट 5 ओ, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, द स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above water surface is. तो मान लो कि ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ऐसे इसकी हाइट h है, और यहां से एक बॉल को ऐसे फेंका गया और ये बॉल ऐसे जाके ऐसे गिर गया, और ये पूरे जर्नी का समय है t इक्वल टू 4 सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हाइट बताइए कितना होगा, और यहां पर इसको फेंका जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो आप देखो इसका मोशन की जो इक्वेशन है उसको यूज करो, x इक्वल टू, तो वही y इक्वल टू ut माइनस आर जी टी स्क्वायर, और y आप देखो कि पार्टिकल यहां से नीचे आ रहा है ना, फाइनल पोजीशन इनिशियल ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो फाइनली नीचे आ गया, तो माइनस एच लिख दीजिए इसको। u की वैल्यू है 4 और टाइम की वैल्यू भी है 4, तो इतना आ गया -1/2, g की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -h इक्वल टू ये 16, और फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करेंगे तो 8 गुणे 10 80, तो ये आ जाएगा -64, तो h की वैल्यू हो जाएगी 64 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। 39, the electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential at P in 10 की पावर 2 वोल्ट, मतलब 10 की पावर 2 कॉमन लेके बात करना है, ड्यू टू डाइपोल इज, E क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि अगर हम इस चार्ज की वजह से यहां पर डाइपोल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल दें, इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकाल दें, आप एक डाइपोल का पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला ना यूज करिएगा। उसका रीजन ये है कि वो फॉर्मूला डिराइव करते समय हम लोगों ने माना था कि जो डाइपोल, जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच का सेपरेशन काफी छोटा है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पता करना चाहते हो उसके रेस्पेक्ट में काफी छोटा है, तब हम यूज करते हैं। यहां पर सिंपली आप देखो कि दो डाइपोल्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो सेपरेशन है, वो 6 सेंटीमीटर है, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे ही पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक डाइपोल का आप उस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1/4 पाई, तो उसको हम K लिखते हैं, 1/4 पाई, उन सबको हम क्या लिखते हैं K, और चार्ज आपका Q है, और इस O से P की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये प्लस चार्ज से P की डिस्टेंस ये 5 है और ये 3 है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, केवल ये 5 है 3 है, तो ये 2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 2 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो उस केस में हम लोगों ने इस तरह से ये चीजें कर ली, और इसको क्या लिख सकते हैं, KQ बाई 2 इंटू 10 की पावर +2 हो जाएगा, और माइनस चार्ज की वजह से पुट क्या हो जाएगा, -KQ अपॉन, अब माइनस चार्ज से P के सेपरेशन कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो 8 इंटू 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा -KQ बाई 8 इंटू 10 की पावर 2। अब देखो V इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, और सॉल्व करेंगे
तो हम लोग कॉमन ले लें, के क्यू बाई 2 कॉमन ले लें, इंटू 10 की पावर 2 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 1 बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू बाई 2 इंटू 10 की पावर 2, और 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के क्यू बाई 8, 3 के क्यू बाई 8 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 2। और देखो यहां पे बोला भी गया है इन 10 की पावर 2 के फॉर्म में आपको बताना है, तो 10 की पावर 2 इधर हटा दो तो के क्यू बाई 3 के क्यू बाई 8 आ जाएगा, और वो आपका आंसर हो जाएगा 40। A wire carrying a current I along the positive x axis has a length L। ठीक है, एक वायर है, इसकी लेंथ L है, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, और उस करंट को हम लोग I बोल रहे हैं। अगर लेंथ इसकी L है तो इसका हम लेंथ वेक्टर के फॉर्म में एलिमेंटल वेक्टर ले लें तो Li हो जाएगा। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है B, वो है 2I प्लस 3J माइनस 4K, ये आपका वेक्टर है B। तो अब आप देखो यहां पर क्या होगा, हमारा जो फोर्स होता है F इक्वल टू IL क्रॉस B। अब IL क्रॉस B जो है, तो I की जगह पे तो हम I ही रख रहे हैं, L के जगह पर L I लिख लिया हमने, और क्रॉस B क्या है 2I प्लस 3J माइनस 4K। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका L और I तो बाहर निकल गया, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, I का I में करोगे तो 0, प्लस I का J में करोगे तो K, 3K हो जाएगा, और I का K में करोगे तो माइनस J, और माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 4J आ जाएगा। अब अगर हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो देखो यहां पे 3K का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, तो 5IL मैग्नीट्यूड इसका जब देखें तो 5IL आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, टू थिन लेंसेज आर द सेम फोकल लेंथ f, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज कॉन्केव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे है और एक कॉन्केव लेंस इस तरह से प्लेस किया गया, ठीक है। तो अब क्या बोला था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो आप बताओ 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। हमें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो F ही है, लेकिन कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का निगेटिव है। तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन माइनस F सॉल्व करेंगे तो 0, तो F की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। और सिंपल सी बात है कि एक आपके पास सेम विड्थ का स्लैब हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव आपका इस तरह से कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव, आपस में मिलाओगे तो एक तरीके से आपको एक वो बन जाएगा, रेक्टेंगुलर स्लैब बन जाएगा, और वो रेक्टेंगुलर स्लैब थोड़ा बेंड टाइप का है। तो बस केवल लाइट आएगी और पैरेलल लाइट आएगी, पैरेलल ही चली जाएगी, तो इनफाइनाइट से आएगी तो इनफाइनाइट पे जाके मर्ज होगी, फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 41। 42. A satellite is orbiting just above the surface of the earth with a period t. If d is the density of the earth and g is the universal gravitational constant, the quantity 3 pi upon g d represents। तो आपको ये बात पता है कि जो t स्क्वायर होता है वो होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, मास ऑफ द अर्थ, इंटू आर ई क्यूब। बस अब इसी को रिप्रेजेंट कर लो ठीक से, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, एम ई क्या हो जाएगा, आप बताओ, मास ऑफ द अर्थ, तो डेंसिटी उसका डी है, तो डेंसिटी में वॉल्यूम से 4/3 पाई आर ई क्यूब, इतना इंटू आर ई क्यूब, ठीक है। आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और यहां से 1 पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, 3 पाई अपॉन जी डी बचेगा, और ये देखो 3 पाई अपॉन जी डी ही हमारी डिजायर्ड वैल्यू है, 3 पाई अपॉन जी डी रिप्रेजेंट्स टी स्क्वायर। तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा 33। फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स द ट्रुथ टेबल इज। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लो, ट्रुथ टेबल को आप इसको देखो क्या बेटा, अगर ये ए है
तो यहां पर क्या आएगा, ए बार। अगर ये बी है तो यहां पे क्या आएगा, बी बार, यहां ए बार, यहां बी बार। अब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार का होल बार हो जाएगा। अब ए बार बी बार होल बार को डिमॉर्गन थ्योरम से आप देखोगे तो ये आ जाएगा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। और ये कुछ नहीं, सिंपली और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ए और बी दोनों 0 0 होंगे तब इसकी वैल्यू 0 होगी, जब ये 0 और एक 1 होगा तो 1 होगा, जब ये 1 और 0 होगा तब भी 1 होगा, जब ये 1 है और ये 1 तब भी 1 होगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है और गेट के लिए, ए बी वाई। अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन आपका जो दिख रहा है 0 1 1 1, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें 44। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of the static friction between the body and the floor is 0.15. G की वैल्यू दिस। तो मान लो कि एक आपके पास ये कार है, सरफेस पे ऐसे चल रही है ये, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लॉक अगर ऐसे रखा हुआ है और पूरा कार आपका ए के एक्सेलरेशन चल रहा है, पूछा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए हो जिससे कि ये ब्लॉक इस कार के ऊपर स्लाइड ना करे। तो भाई अब देखो हम कार के फ्रेम में आ जाते हैं। कार के फ्रेम में आएंगे तो हम इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लगा देंगे, और ये सूडो फोर्स होगा, मान लो ब्लॉक का मास अगर m है तो इसका सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, ma, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के। अब हम कार के फ्रेम से रेफरेंस पे आ गए। अब बेटा अगर ब्लॉक के ऊपर ma फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा Fr, और ये चूंकि ना स्लिप करे इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जा रहा है, तो म्यू इंटू mg होगा। यही बैलेंस कर लो, ma इक्वल टू म्यू mg, m से m कैंसिल, a इक्वल टू म्यू g, और म्यू की वैल्यू 0.15 और g की वैल्यू है 10, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर नंबर थर्ड। 45, the radius of the innermost orbit of the hydrogen atom equal to 5.3 into 10 की पावर माइनस 11 मीटर। तो अगर हम रेडियस आपका इनर ऑर्बिट जो है वही बेस आपका जो बोर्स ऑर्बिट रेडियस बोलते हैं, ए नॉट जो होता है 53 पिकोमीटर, यही बात लिखी गई है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो अब आप इसको डेसिमल इस साइड में लेके चले जाओगे तो 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो 53 पिकोमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपका आर एन क्या होता है, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, और चूंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उस केस में जेड की वैल्यू 1, तो वो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। अब बेटा हम जो बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट में n इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ए नॉट, और 9 इंटू 53 पिकोमीटर, तो 9 27 7 45 और 2 47, इतना आ जाएगा पिकोमीटर। अब अगर ये पिकोमीटर है तो 5 ये 4 7 क्या लिखेंगे हम इसको, 477 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसको अगर हम बात कर लें उस आंसर के फॉर्म में तो 4.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10, या इसे हम 4.77 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4। 46, a bullet from the gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, the velocity of the bullet becomes u by 3. When it further penetrates into the block in the same direction before coming to the exactly at the other end of the block, the total length of the block is. अब देखिए बेटा इसमें एक आपके पास ऐसे वुडन ब्लॉक है, इसकी टोटल थिकनेस हम मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। और जब आपका बुलेट यहां पे आ रहा है तो u की स्पीड से आ रहा है,
और कुछ समय तक ये 24 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करके u/3 की स्पीड से हो गया। अब फिर जब ये यहां से चल रहा है तो इस पॉइंट पर आते आते इसका u 0 हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस पूरे ब्लॉक का लेंथ कितना होगा, x कितना होगा। तो पहले आप इसमें एक देखो, यहां से यहां तक के बाद डिस्टेंस दिया गया है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी गई है, तो आप थर्ड रूल लगा लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो आप देखो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 3, तो u स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, और आपको मालूम है कि स्पीड कम हो रही है तो a निगेटिव होगा, वो अपने आप आ भी जाएगा, 2 इंटू a इंटू 24 लिख लो ऐसे। तो आप देखो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको इधर और इसको इधर करोगे, तो 2a इंटू 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 यू स्क्वायर बाई 9। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से a की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, 24 48 हो जाएगा ये, तो -8 यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 48। अब देखो 6, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 54। ए की वैल्यू आई है माइनस यू स्क्वायर अपॉन 54। तो हमें मालूम है कि ए इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो हम इस ए को पॉजिटिव लेके भी अपना काम कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमें मालूम हो गई है ये। ठीक, अब इसके बाद हमको करना क्या है कि अब हमें यहां पर ये देखना है कि इसके x की वैल्यू क्या होगी। तो u की वैल्यू आपको इनिशियल मालूम है, फाइनल पता है, तो आप फिर से एक बार यही वाली इक्वेशन लगा दो x के लिए, और वो देखो आपका क्या होगा। अब तो अगर हम इसे ऐसा लिखें, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल आपका u स्क्वायर है -2a इंटू एक्स, माइनस क्या प्लस लिखते हैं, वो a अपने आप निगेटिव रख देंगे। तो वहां से देखो तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर -2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 54, देख लो u स्क्वायर अपॉन 54 इंटू ये x है इक्वल टू 0। तो आप देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू 54/2, और ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 27 सेंटीमीटर। 47 xt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन इन द फिगर। तो हमें मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन का a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और x आपको दिया गया है साइन के फॉर्म में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है ये ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/कैपिटल T, t इज द टाइम पीरियड, और इस ग्राफ को देख के इसका टाइम पीरियड पता चल रहा है कि t की वैल्यू इसमें 8 सेकेंड होगी। तो ओमेगा इक्वल टू π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब जब ओमेगा π/4 है तो आपका a पूछा जा रहा है t इक्वल टू 2 पे, तो -π/4, और आप देख लो ये चीज क्या हो जाएगा, π/4 का यहां पर स्क्वायर इंटू एक्स, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू 1 है, तो आप यहां पर इसको 1 पुट कर दीजिए केवल, तो ये हो जाएगा -π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। 48 A very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in the figure. The magnetic field at point P for the steady current configuration is given by। अब आप देखो P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब इसमें देखिए आप बेटा, जो ये ऊपर वाला वायर है, ये वाला वायर, इसमें करंट की डायरेक्शन जो है, इसकी वजह से करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड P पे अंदर की तरफ होगा। और जो B से ये वायर जा रहा है, इस वाले वायर की बात की जाए, इस वाले वायर की वजह से तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों ऐड होंगे। और चूंकि ये वाला वायर आपका जो है
सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम हो गई, अंदर की तरफ होगी और ऐड हो जाएगी दोनों की। तो उसके इन दोनों, इस वाले वायर और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होगा वो आपका आ जाएगा बी डैश, मान लो दोनों की वजह से मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और इसका सेपरेशन कितना है आर, ठीक है। 2 पाई डी फॉर्मूला 2 पाई डी, तो हमने वो कर दिया। अब जो सेमी सर्कुलर वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि बी डबल डैश कर दें इसे हम, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब ये क्या है, ये डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन बताओ। इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो वर्टिकली ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, तो वर्टिकली अपवर्ड होगा ये, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा अंदर की तरफ। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, तो डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब थोड़ा मैग्नीट्यूड देख लो, म्यू नॉट आई दोनों में सेम है, ये 2 पाई है और ये 4 है, ये 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड में बड़ी है, तो ये डायरेक्शन हमारा इफेक्टिव होगा। क्या होगा, अवे फ्रॉम द पेज। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि इनको ऐड करेंगे तो आप देखो ये पॉइंटेड इनटू द पेज, ये वाला फॉर्मूला ये तो आपका होगा ही नहीं, केवल ये इतनी ही वैल्यू लिखी गई है, हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन थर्ड ऐसे ही समझ में आ गया, अगर आपने इसकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन देख ली तब। और बाकी आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, बी डबल डैश माइनस बी डैश, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन ले लो, ये वैल्यू 1 माइनस 2 बाई पाई, और ये क्या हो जाएगा पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 49 10 resistors, each of the resistance R are connected in series by a battery of EMF E। तो अब देखो EMF की बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है, R रेजिस्टेंस हैं जो 10 रजिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और कनेक्टेड इन सीरीज, ईच ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। तो उस केस में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा 10R, और EMF इसका कितना है, बैटरी का EMF E है, तो करंट कितनी हो जाएगी, मान लो I1, तो E अपॉन 10 R ये हो जाएगा। जब पैरेलल कनेक्शन में है, देन दिस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उस केस में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 10 रेजिस्टेंस है पैरेलल में है तो R बाई 10, और EMF इसका कितना है ये E, तो करंट इसकी कितनी हो जाएगी I2 E अपॉन R बाई 10, तो 10 E बाई R। अब अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें, कहा जा रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है वो उस वाली वैल्यू का n टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो I2 इक्वल टू 100 I1 होगा, और वहां पर आप देखो करंट इंक्रीज n टाइम्स, तो ये कितना आपका टाइम्स इंक्रीज किया 100, क्योंकि आप इसका रेशियो ले लोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। 50 in the figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination of the lenses? Assume that all the layers are thin। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर आपके पास इस तरह के 2 लेंसेज, एक इधर है और ऐसा ही एक लेंस ऐसे है। अगर हम इस वाले लेंस की बात करें तो इस वाले लेंस का फोकल लेंथ 1 अपॉन f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अगर हम इससे देखें तो म्यू की वैल्यू दी गई है इस वाले का 1.6 माइनस 1 और 1 अपॉन R1। पहला फेस आपको जो मिल रहा है यहां से जब आप जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आपको, और ये मिल रही है 1 अपॉन R1 पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी और उसकी वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 20 माइनस R2 जो है, R2 हमारा ये फेस है। तो इस वाले फेस का आप फोकल लेंथ देखेंगे तो आपको देखेंगे इसका सरकमफ्रेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होगा, ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0, इसको 0 ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 20। और F1 जैसा होगा तो आप देखो कि F1 की वैल्यू 1 अपॉन F1 इसका हो गया ये, और उसी तरह से आप अगर 1 अपॉन F2 देखोगे तो ये भी हो जाएगा म्यू माइनस 1 और 1 अपॉन
R1 माइनस ये 1/R1 माइनस 1/R2। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जो बीच वाला पोर्शन एक ऐसा था, इसमें आपको म्यू की वैल्यू दी गई है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 अगर हम इसमें करें तो 1/R1 की वैल्यू क्या है 20। पहला वाला आपका पोर्शन इसका जब सामने आएगा तो माइनस में, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यु आपके पास कितनी हो जाएगी 1/20 और प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन इंटू ये 2/20, तो ये 2/20 लिख लो, इसको 2/20 आप लिखते हैं, स्पेस नहीं है ये, हाँ इसको हम लिख लेंगे 2/20। अब आप देख लीजिए फाइनली इसकी चीजें क्या हो रही हैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जा रही है 1/20 और ये 2/20। तो अब सबको अगर हम देखें तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस फिर से 1/f1 सॉल्व कर लेंगे 0.6/20, ये आपका आ गया 0.6/20 माइनस में प्लस 2/20 प्लस में माइनस 0.6/20 थर्ड वाले का जो आपका है इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू 20 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा -1.2 और प्लस ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/20। F2 एक बार देखो, F2 की वैल्यू जो है कितना 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू है 1, तो 1/20 इसको जब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -0.2/20 और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 3। इसमें 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका एक तरीके से प्लेनो कॉन्केव लेंस है, ये भी प्लेनो कॉन्केव लेंस है, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और सबके लिए हम वही लेंस फॉर्मूला यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला उसको हम लोग यहां से तीनों के फोकल लेंथ निकालें और तीनों को ऐड करके यहां से फाइनल फोकल लेंथ निकालें, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद आप इसकी एनालिसिस देखना, क्वेश्चंस जो भी हैं आपके हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो इसकी भी एक हम लोग वीडियो बनाएंगे अभी एनालिसिस वाली, कि उसमें इसको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसकी भी वीडियो आप तक हम जल्दी ही पहुंचाएंगे। हर एक चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे और वो एनालिसिस पिछले 2 साल 3 साल की भी करके दिखाएंगे कि देखो किस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे अभी तक मैंने देखा कि यहां पर जो मॉडर्न फिजिक्स से आपके क्वेश्चंस हैं वो 7 से 8 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अभी भी आपको 7-8 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से मिल रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एसी से भी आपको मिले हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको एसी से मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चंस का वेटेज देखो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को हमें ध्यान में रख के ही अपना काम करना होगा।